हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ निहारिका। अपग्रेड उमंग पर आपका बहुत 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 स्वागत है। पिछली क्लास के तहत हम डिस्कस कर रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और हमने डिस्कस कर लिया था फ्रांसीसी क्रांति, और उसके बाद हमने नेपोलियन का उदय पढ़ लिया। उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो कि रिलेटेड थी इस चैप्टर से। उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा 1848 में फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया एक चित्र था, वो हमने पढ़ा। उसके बाद में हमें 1789 में फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में पढ़ा। फिर 1799 में जो हमने नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय होता है, नेपोलियन कैसे एक सेनापति के रूप में उभरता है, उसने आगे फ्रांस में कौन कौन से काम किए, फ्रांस को कैसे उसने एकजुट किया, फ्रांस में उसने जो सैनिक अभियान किए, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नेपोलियन ने जो नेपोलियनिक कोड लागू किया था, जिसको हम नेपोलियन संहिता कह देते हैं, वो 1804 में हमने पढ़ी। उसमें हमने पढ़ा कि नेपोलियन ने कैसे सारे मापतोल प्रणाली की सबके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, और जो वगैरह वगैरह चीज़ें हमने किसमें पढ़ी, नेपोलियन संहिता में पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा 1814-15 में वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू का युद्ध में हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया और प्रशिया चारों ने मिलकर किसके खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध को नाम दिया गया वाटरलू का युद्ध। और ये युद्ध कब लड़ा गया, 1814 और 1815 के बीच में लड़ा गया। ठीक है, यहाँ तक की बातें हम डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हमने एक और बात डिस्कस की थी 1815 में वियना संधि हमने डिस्कस कर ली थी। ट्रीटी ऑफ वियना डिस्कस की थी ना हमने, लास्ट क्लास थी, पिछली क्लास जो भी थी उसमें हमने वियना संधि डिस्कस की थी। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया था लुई 18 का काल, लुई 18वां या 18 कह दो, एक ही बात है, का काल कब से कब तक, 1815 से लगाकर 1824 तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ये तिथियां महत्वपूर्ण है, आप अपनी बुक में जहाँ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब लुईस 18 के बाद। लुईस 18 के बाद जो शासन की बागडोर थी वो किसको सौंप दी गई, चार्ल्स दशम को। किसको सौंप दी गई, चार्ल्स दशम को। ठीक है, तो अब हम इसका शासनकाल पढ़ेंगे कि चार्ल्स दशम ने क्या क्या किया। ठीक है ना, तो चार्ल्स दशम जो था वो लुईस 18 की तरह नहीं था। हमने क्या पढ़ा था कि लुईस 18 एक अच्छा राजा था, हमने ये पढ़ा था, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जो रिफॉर्मिस्ट थे, रिफॉर्मिस्ट मतलब उदारवादी नेता, जो भी उदारवादी इसकी जनता थी, प्लस जो रिएक्शनिस्ट थे, प्रतिक्रियावादी, क्या कह देंगे हम उनको, रिएक्शनिस्ट को प्रतिक्रियावादी। तो जो ये उदारवादी और प्रतिक्रियावादी है, इन दोनों के बीच में क्या लेके चला, वो तालमेल बिठा के चलता रहा। दोनों की बातें सुनी उसने, और फिर बाकी सब जो काम किए उसने वो भी अच्छे थे, उसने जो संवैधानिक सुधार किए वो भी बढ़िया थे। तो कुल मिला के हम ओवरऑल कह सकते हैं कि लुईस 18 जो है वो एक बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ फ्रांस में। ठीक है, लेकिन चार्ल्स दशम इसकी मृत्यु हो गई 1824 में, और इसकी मृत्यु के बाद राजा कौन बनता है, चार्ल्स दशम राजा बनता है। तो चार्ल्स दशम जब राजा बनता है तब वो कौन सा राजा होता है, निरंकुश राजा होता है। लखन गिरा ले लिया, लखन लिया लुईस 16 का। इसने वही चीज़ें लागू कर दी जो लुईस 16 कर रहा था। ठीक है ना, तो इसने निरंकुशवादी शासन अपनाया, और इसने एक और गलती की, इसने प्राइम मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर बनाया भी किसको, पॉलीगैनी को। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया, पॉलीगैनी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो पॉलीगैनी क्या था, एक प्रतिक्रियावादी था। पॉलीगैनी क्या था, प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी का मतलब मैं पिछली क्लास में बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, प्रतिक्रियावादी वो होते हैं जिनको सुधार बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिनको कोई भी चेंज नहीं चाहिए होता है किसी भी फील्ड में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो गलत हो। ठीक है ना, तो ये क्या था, पॉलीगैनी एक तरह का प्रतिक्रियावादी था, और इसने बागडोर संभाली शासन की चार्ल्स दशम के अंडर में। ठीक है ना, ये प्राइम मिनिस्टर था। तो जो भी काम होता है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और राजा उस पर बस हस्ताक्षर करता है। ठीक है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किए, प्राइम मिनिस्टर मतलब राजा जो है वो हमेशा किसकी सलाह पर चलता है, प्राइम मिनिस्टर की सलाह। अगर ये प्रतिक्रियावादी है, ये निरंकुशवादी है, तो क्या होगा शासन का, शासन धीरे धीरे वापस चलता जाएगा। तो हुआ क्या कि इसने एक ऑर्डिनेंस, 4 ऑर्डिनेंस पास किए। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश कह दो। ठीक है ना, तो 4 ऑर्डिनेंस उसने पास किए,
कब पास किए उसने? 25 जुलाई 1830, ठीक है ना। इसको हम जुलाई क्रांति भी कह देंगे क्योंकि ये जुलाई में हुई थी। तो ठीक है, जब ये पास हुए तो क्या हुआ, 26 तारीख की सुबह को पूरी जनता ने विद्रोह कर दिया और इसमें सब लोग शामिल थे। चार्ल्स दशम के काल में एक और घटना क्या हुई, मतलब एक और जो काम हुआ वो क्या हुआ कि पादरी वर्ग का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। तो जो चर्च और पादरी वर्ग है उनका जो शासन के पर जो कंट्रोल होता है वो बहुत 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 ज़्यादा हद तक बढ़ गया था। ठीक है, आई थिंक चार्ल्स दशम वाली क्लास रिकॉर्डेड है या को नहीं, ठीक है वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च, पादरी वर्ग का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया था। कब? चार्ल्स दशम के काल में। तो क्या होता है यहाँ पे रिबेलियन जब होगा इसमें सभी बाकी की सारी क्लासेस क्या हो जाएंगी, शामिल हो जाएंगी। सारी क्लासेस से अर्थ है सब मिडिल क्लास लोग, हायर क्लास लोग, जो भी लोग हैं वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। कुलीन सब लोगों ने मिलकर रिबेलियन किया और 29 जुलाई 1830 में क्या होता है, 1830 29 जुलाई 1830 को क्या होगा, फॉल ऑफ मोनार्की। हमने पढ़ा था फॉल ऑफ मोनार्की एक पहले भी, कब पढ़ा था हमने, 1789 में, 1799 में क्या हुआ, फॉल ऑफ मोनार्की हुआ। कैसे हुआ, लुइस 16 को जो था वो उसको बंदी बना लिया गया और क्या हो गया, फॉल ऑफ मोनार्की, राजशाही का अंत हुआ। लेकिन फिर से 1815 में जब वियना की संधि होती है तब क्या होता है, बुर्बोन राजवंश को वापस रिस्टोर किया जाता है और राजशाही की वापस स्थापना की जाती है, मोनार्की की वापस स्थापना की जाती है। और अब क्या होगा 1830 में वापस 29 जुलाई 1830 को, तो यहाँ पे एक और डेट लिख लो 1830, क्या होगा, वापस फॉल ऑफ मोनार्की, वापस राजशाही का अंत होगा। ये जो चार्ल्स दशम है ये इंग्लैंड भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा ये बंदा, इंग्लैंड भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है, अब तक आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मेटरनिक व्यवस्था। तो हम पढ़ रहे थे मेटरनिक व्यवस्था। मेटरनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी कि मेटरनिक कौन था, कौन था मेटरनिक, मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑस्ट्रिया नाम पर सुना है आपने राज्य का, हमने पहले भी पढ़ा था वाटरलू के युद्ध में, ठीक है ना। तो ये कौन था, ऑस्ट्रिया का था चांसलर, कौन, मेटरनिक। और ये एक्सट्रीम 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 मतलब एक्सट्रीम लेवल का, ठीक है ना, एक्सट्रीम रिएक्शनिस्ट, ठीक है। एक्सट्रीम रिएक्शनिस्ट का मतलब घोर प्रतिक्रियावादी इंसान था ये मेटरनिक। इसको एक भी चीज़ में सुधार पसंद नहीं थे। कोई भी अगर सिस्टम के खिलाफ बोलेगा तो इसको बिल्कुल सहन नहीं होता था, कोई सुधार की बात करे तब भी इसको सहन नहीं होता था। इसने एक चीज़ लागू की थी, प्रेस सेंसरशिप। मतलब प्रेस सेंसरशिप से क्या समझते हैं आप, मतलब प्रेस का मतलब हो गया जो भी मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो भी मतलब कह दो आप एक तरह से पत्रकार हैं, उन सब पे इन्होंने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी कि वो राजा के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, ना ही वो सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल सकते। अगर उन्होंने कुछ बोला या छापा तो उसकी खैर नहीं। तो उस तरह की सेंसरशिप प्रेस पे जो लगती है, प्रेस को पूरी तरह से कंट्रोल में करना आपने, ताकि वो जनता को ना भड़का सके। जनता तक खबरें पहुंचाने का सबसे बड़ा काम कौन करता है, प्रेस। अगर प्रेस ना हो तो पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। तो ठीक है ना, अब तो खैर सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है वगैरह वगैरह, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1800 की, ठीक है। तो मैगजीन्स के और जो भी न्यूज़पेपर है उस पर किसका अधिकार कर लिया था, पूरा का पूरा अधिकार मेटरनिक हो गया था। अगर मेटरनिक चाहेगा वही चीज़ पोस्ट होगी उसमें, वही चीज़ उसमें छपेगी। तो प्रेस सेंसरशिप उसने लागू कर दी। उसने वापस राजशाही को रिस्टोर किया, मोनार्की को रिस्टोर किया इसने। इसका मूल मंत्र क्या था, नो चेंज, जो जैसा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, पंचायत मत करो, ठीक है ना। तो ये जो था मूल मंत्र किसका था, मेटरनिक का था, मेटरनिक सिस्टम का था। तो मेटरनिक सिस्टम बेसिकली ये चाहता था कि जो चल रहा है, जैसा राजवंश राजा राज कर रहे हैं उसको वैसे ही चलने दो, इसमें कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई आके पर पंचायती करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी जगह ठिकाने रहो, ठीक है। तो ये बात है ना, किसकी कहना था, मेटरनिक का कहना था। मेटरनिक नहीं चाहता था कि कोई भी
आंदोलन हो, कुछ भी हो, लेकिन ये मेटरनिक सिस्टम ज़्यादा हद तक सफल नहीं रहा, क्योंकि मेटरनिक के रहते ही क्या हो गया, यंग इटली की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई? यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना। ठीक है ना। तो ये दोनों की स्थापना होने के बाद क्या हुआ, इसका खुला विरोध हुआ। खुला विरोध, ओपन स्ट्रगल। ठीक है ना। जब ओपन स्ट्रगल हुआ तब इसको क्या करना पड़ा, देश छोड़ के भागना पड़ा। और ये भी कहाँ गया, चार्ल्स दशम के साथ, चार्ल्स दशम के पास, इंग्लैंड। ठीक है ना, फ्लेड टू इंग्लैंड। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अपग्रेड उमंग के साथ।